जो राम को लाए हैं वो 24 में भी आएंगे? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राजस्थान के चुनावी रण में थे। सीएम ने राजस्थान में करीब 5 रैली की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कांग्रेस को राम विरोधी बताया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा राम मंदिर निर्माण में रोड़े अटकाए। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने पहले नारा दिया था कि रामलला हम आएंगे, पहले ढांचा ढहाएंगे। अब सीएम के इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। विरोधी दलों का कहना है कि बीजेपी चुनाव को हिंदू मुसलमान करने में जुटी हुई है। उधर बीजेपी के दिग्गज हर मंच से राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं और कांग्रेस को राम विरोधी करार दे रहे हैं। तो खास पैनल के साथ तमाम सवालों को लेकर हम चर्चा करेंगे। सवाल क्योंकि बहुत सारे हैं। सवाल ये भी है कि क्या 2024 में अयोध्या के इर्द गिर्द ही सत्ता बनने वाली है? क्या राम भक्ति से ही 2024 में सत्ता की शक्ति मिलेगी? लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मोदी जी ने नारा दिया सबका साथ सबके विकास का, लेकिन कांग्रेस के समय में क्या बोला जाता था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये तो कांग्रेस बोलती थी। भाइयों बहनों, आश्चर्य होता है, देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीब का होना चाहिए, वंचित का होना चाहिए, दलित का होना चाहिए, जनजातियों का होना चाहिए। हम आंदोलन करते थे, कांग्रेस की सरकारें अत्याचार करती थी। हम लोग नारा लगाते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। कांग्रेस के लोग हंसते थे, कहते अरे कैसे बना देंगे। देखिए, जहां तक धर्म को लेकर के समाजवादी पार्टी का साफ मानना है कि धर्म को लेकर के कभी कोई बात नहीं रखनी है। कई बार कई तरह की बातें आ जाती हैं, लेकिन हमारी पार्टी का मानना है कोई धर्म पे कुछ नहीं करे, जैसा धर्म है वैसा स्वीकार करो, लेकिन सामाजिक न्याय की लड़ाई चलती रहे, जाति जनगणना की लड़ाई चलती रहे। अगर आप हनुमान नहीं बनेंगे आज के दिन में, तो यहाँ से जो छल शुरू हुई, अगर आप इस स्थिति को ठीक नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कोई कुछ भी कहे, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया कि राम मंदिर हमारे देश के हर व्यक्ति का है। रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र। तो देखिए, अब बहुत सारे सवाल उठते हैं, कई सारे सवाल हैं, चूंकि जिस तरह से एक बार फिर से राम मंदिर का मुद्दा उठ रहा है। अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। हर मंच से सीएम योगी भगवान श्री राम का जिक्र करते हुए, राम मंदिर का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। इसके सियासी मायने 2024 को लेकर क्या कुछ बन सकते हैं, इसी पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये कुछ सवाल है। अयोध्या की पावर से क्या 24 का रास्ता मिलने वाला है? राम बनाएंगे 24 में किसका काम? ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। साथ ही सवाल ये भी है कि सनातन के सामने विपक्ष का हथियार क्या जातीय जनगणना है? 24 का एजेंडा मंदिर मुद्दा बनेगा क्या? क्या इसी की काट करने के लिए जो विपक्ष लगातार सवाल उठाता है जातीय जनगणना को लेकर, इसी की काट करने के लिए बीजेपी राम मंदिर को मुद्दा बनाने वाली है? तो इस तरह से बहुत सारे सवाल हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार अब 24 में काम भगवान श्री राम किसका बनाने वाले हैं? यही बड़ा सवाल इस बयानबाजी के बाद और जिस तरह सियासी माहौल बना हुआ है राम मंदिर को लेकर, उसके बाद उठ रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करने वाले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। सभी का एक एक करके परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। संजय चौधरी जी इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। वैभव त्रिपाठी कांग्रेस समर्थक हमारे साथ इस वक्त जुड़ने वाले हैं। विवेक पांडे नेता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ हैं। महंत बालक दास हिंदू धर्मगुरु, आजरा मोबिन मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ है। बहुत स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का।
एक एक करके सभी का रुख करेंगे क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जो इस वक्त उठ रहे हैं भगवान श्री राम को लेकर और साथ ही राम मंदिर को लेकर। लेकिन सबसे पहले जो इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं संजय जी, उन्हीं से मैं शुरुआत करूंगी। संजय जी, सीएम योगी जिस तरह से भगवान श्री राम का बार बार जिक्र करते हैं अलग अलग मंचों से, गृह मंत्री अमित शाह को हम कई बार सुन चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम कई बार सुन चुके हैं राम मंदिर का जिक्र करते हुए। जाहिर सी बात है ये सियासी बयानबाजी 2024 को लेकर जो पॉलिटिकल मायने सेट कर रही है, जो पॉलिटिकल दिशा सेट कर रही है, वो क्लियर है संजय जी? देखिए, ये कोई माइलेज लेने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र का अंग रहा है राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए। हाँ। बीजेपी या पार्टी विद ए डिफरेंस 3 इश्यू के लिए कहलाई कि हम धारा जब आएंगे तो धारा 370 को समाप्त करेंगे। हाँ। अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थान पर मंदिर का निर्माण करेंगे और इक्वल सिविल कोड लेकर आएंगे। ये 3 कोर इश्यूज के आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपने जन्म के साथ ही इन इश्यूज को लेकर आई और इन इश्यूज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लगातार अपना समर्थन रखा और इन समर्थन की भारतीय जनता पार्टी ने कीमत अदा की। भारतीय जनता पार्टी के 4 राज्यों की सरकारें, जो 4 राज्यों में जनता के बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की बनी थी, इस देश के केंद्र की सरकार ने उन 4 राज्यों में बहुमत के आधार पर बनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों को गिरा दिया भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए क्योंकि वहां के राज्य के लोग राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की आस्था रखते थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए राजनीतिक नुकसान सहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जेल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठियां गोलियां चली हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया है और मैं समझता हूं कि चूंकि ये इशू भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र का अंग है। हाँ। जनता ने, लेकिन अभी आपने जिस बात का संजय जी जिक्र किया, मैं एक अभी हाल ही में बयान दिया था टीएस सिंह देव ने कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में, उन्होंने वहां को लेकर ये जिक्र किया था कि आप ना सिर्फ इसे चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं, घोषणा पत्र का अगर अंग रहा है हमेशा से राम मंदिर या फिर भगवान श्री राम को आप इंक्लूड करते हैं, तो छत्तीसगढ़ में आपने ऐसा क्यों नहीं किया? वहां के घोषणा पत्र को लेकर सवाल उठा रहे थे टीएस सिंह देव आप पर। देखिए, हमने अब तो जब मंदिर बन गया है तो अब उसकी घोषणा करने की क्या आवश्यकता है? देश के लगातार चुनाव में, राष्ट्रीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का अंग दिखा है। हमको बहुमत भी इसलिए मिला है, जनता ने बहुमत इसलिए दिया है कि हम राम जन्मभूमि के स्थान पर मंदिर निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करें। हाँ। और चूंकि जनता ने हमें बहुमत दिया है, इसी आधार पर दिया है, हम इस इश्यूज को लेकर जनता के बीच में गए थे। तो अगर हम जनता की भावनाओं के अनुरूप उस मंदिर निर्माण के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं, तो जनता के दिए हुए वोट का हम ऋण चुका रहे हैं। और मुझे लगता है कि बीते सालों में भारतीय जनता पार्टी के विरोधी राजनीतिक दलों ने हमारी जनता से हुई सरकारों को भी हटाकर फेंका है। तो मुझे लगता है कि इसके ये इशू भारतीय जनता पार्टी के पार्टी विद ए डिफरेंस का सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ। जनता ने हमें बहुमत दिया है और हमारे घोषणा पत्र के आधार पर दिया है, इसलिए ये इशू भारतीय जनता पार्टी का है और लगातार इस इशू को उठाकर कहा वो करके। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। वैभव जी, कुछ कहना तो आप चाह ही रहे हैं, लेकिन सीएम योगी जिस तरह के बयान दे रहे हैं, हर चीज के लिए सीएम योगी आप ही को जिम्मेदार ठहराते हैं। सीएम योगी नहीं, पूरी बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वो भी जिस तरह अभी तक देश में तमाम चीजें रही है, फिर जो भी समस्या रही है उसके लिए आप ही को जिम्मेदार ठहराते हैं। अभी सीएम ने फिर से बयान दिया राजस्थान में, क्या ऐसा है क्या कि सीएम योगी हिंदू मुसलमान वाली राजनीति कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी सन्यासी के चोले में छल प्रपंच की राजनीति कर रहे हैं, जनता के मुद्दों को भटका रहे हैं। मैं आपसे एक बात अनुरोध करके बात शुरू करता हूं। हाँ। जैसे भाई साहब को आपने इंटरप्ट नहीं किया, हमको नहीं करे। ऐसा है कि ये जो कह रहे हैं पार्टी विद द डिफरेंस, वाजपेयी जी होते तो सर पीट लेते। जनता समझ रही है कि पार्टी विद डिफरेंस किस बेस पे वाजपेयी जी कहा करते थे खुद को, लेकिन इन्होंने कहीं और घुमा दिया। मामला ये है कि गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है, इनकी सरकारों में भ्रष्टाचार हो रहा है,
पार्टी विद डिफरेंस अब और वाजपेयी जी के समय में दोनों मायने बदल गए हैं। हाँ। एक तो भाई साहब ने भी बदल दिया, दूसरा इन्होंने ऐसे बदल दिया, भ्रष्टाचार मचाएंगे और जांच नहीं कराएंगे, अडानी को अमीर बनाएंगे, गरीबों को भूखों मरवाएंगे, ऐसे किया। दूसरा, योगी आदित्यनाथ जी जो कह रहे हैं, अरे योगी जी ऐसा है कि राम को आप जैसे तुच्चे लोग नहीं ला सकते हैं। राम स्वयं नारायण के अवतार हैं, भगवान पुरुषोत्तम राम जी को आप लाने का दावा तो ना ही करिए। हनुमान जी चल पड़े हैं, तो राम तो जो नारायण है वो अभी शयन में है और हनुमान जी चल पड़े। मैं बात बस 10 सेकंड में पूरा करता हूं। हनुमान जी चल पड़े हैं गदा लेके, हनुमान जी गदा उठाएंगे और चंदा चोरों को सत्ता से भगाएंगे। ठीक है, कर्नाटक से शुरुआत हुई है, हिमाचल, हरियाणा, आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हर जगह से भाजपा को खदेड़ रहे हैं और 2024 में वही हनुमान जी आएंगे और चंदा चोरों को मार के भगाएंगे। 2 करोड़ की जमीन को 16 करोड़। कॉन्फिडेंट तो आप बहुत ज्यादा दिख रहे हैं वैभव जी, कॉन्फिडेंट तो आप बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। देखिए जनता, गरीब जनता एकजुट हो रही है, युवाओं के अधिकार। लेकिन यही कॉन्फिडेंस, यही जो आप जीत का दावा भी कर रहे हैं, यही कॉन्फिडेंस आगे भी बरकरार रखिएगा, क्योंकि फिर वही हो जाता है कि अगर आपके पक्ष में नतीजे नहीं आते तो आप फिर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर देते हैं, है ना। अभी आपने बहुत सारी बातों का जिक्र किया, फिर भी आप समझिए कि हैट्रिक लगाने की बात कर रही है बीजेपी फिर से। मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ, विवेक जी का भी रुख कर लेती हूँ।